गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक नई शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि क्यूबा मिसाइल संकट है क्या। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो समझने में हमें आसानी हो जाती है। तो क्यूबा का आपने समझा कि क्यूबा एक आइलैंड था, देश है, और शीत युद्ध में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। मानो तो शीत युद्ध का दौर का चरम बिंदु क्यूबा संकट रहा, और उसी के साथ ही वो संकट भी खत्म हुआ। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो क्यूबा संकट के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नई चुनौतियां सामने आई। पूरा जो विश्व था उसमें अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। कई संगठन इस दौरान, कई प्रमुख संगठन सामने आए। इन संगठनों पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आगे भी ये इनसे हम बार बार हमारे साथ इनका परिचय रहेगा, बार बार ये आएंगे, तो अभी हमें इन संगठनों को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और एग्जामिनर के द्वारा भी इनमें से संभवतः 1 नंबर का, 2 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है। तो आप इन संगठनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो मैंने आपको बताया कि क्यूबा जो मिसाइल संकट था, उस दौरान एक बात जो सामने आई वो थी कि दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई। दोनों को बिल्कुल आमने सामने आना पड़ा। ये इतिहास की पहली बार घटना रही। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, लड़ाई हुई, तो दोनों खेमे एक थे। दोनों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर का सामना किया। लेकिन धीरे धीरे जब वो समाप्ति की ओर आ रहा था, तब घटना क्रम बदलता गया और अमेरिका और सोवियत रूस दोनों खेमों में एक खाई बनती चली गई। क्यूबा में मिसाइल संकट के साथ साथ शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया, लेकिन एक नई शुरुआत भी हुई। आप समझें कि दोनों महाशक्तियां जब आमने सामने थीं, तो दोनों का मकसद क्या हुआ? दोनों अपना प्रभाव, अपना दायरा बढ़ाने के लिए एक दूसरे को आगे पीछे धकेल रही थी। अपना दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी कि मैं अपना दायरा उससे ऊपर करता चला जाऊं। और ऐसे समय जब दो महाशक्तियां आपस में टकरा रही हों, दोनों महाशक्तियां अपने आमने सामने खड़े हुई हों, तब क्या होता है कि किसी भी अन्य देश के लिए सामने एक रास्ता रह जाता है। क्या? कि वो उन दोनों में से किसी एक महाशक्ति को चुन ले। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा चाहता है। हर देश ये चाहता है कि ये दोनों तो महाशक्ति हैं, तो मेरी भी सुरक्षा बनी रहे, कोई अन्य देश मुझ पर आक्रमण ना करते। तो उन महाशक्तियों के साथ वो किसी एक के साथ बना रहना चाहता है। और इस प्रकार से क्या हुआ कि पूरे विश्व के सामने दो गुट स्पष्ट रूप से सामने आए, यानी कि दुनिया दो खेमों में बट गई। और जहां तक हम यूरोप की बात करें, यूरोप दो भागों में बट गया। एक पश्चिमी यूरोप
और दूसरा पूर्वी यूरोप। अब जो पूर्वी यूरोप था, पश्चिमी यूरोप था, पहले बात करेंगे पश्चिमी यूरोप की। जो पश्चिमी यूरोप था वो उन देशों का संगठन था जो अमेरिका के साथ जुड़ गए। वो सभी देश, पश्चिम यूरोप के वो देश जो अमेरिका के साथ जुड़े, जिन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया, उनका जो गठबंधन था पश्चिमी यूरोपीय गठबंधन कहलाया। और इसके अंतर्गत कौन कौन से थे? ब्रिटेन, इटली, नॉर्वे, फ्रांस और पश्चिमी यूरोप। ये इन देशों के समूह को पश्चिमी यूरोपीय संगठन कहा गया। ये पश्चिमी यूरोप से रिलेटेड हो गए। अब दूसरा था पूर्वी यूरोपीय जो पूर्वी यूरोप के थे, अधिकांशतः सोवियत संघ के साथ जुड़े रहने वाले वो देश उस गठबंधन में शामिल हुए जो सोवियत संघ को चाहते थे, जो सोवियत संघ की विचारधारा से सहमत थे, उस संगठन के साथ जाना चाहते थे, वो उसमें शामिल हुए और वो कहलाया पूर्वी यूरोपीय गठबंधन। और उसमें जो सम्मिलित देश थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया। ये इस प्रकार से दो अलग अलग पूर्व पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप दो हमारे सामने दिखाई पड़े। अब इस शीत युद्ध के दौरान 5 प्रमुख संगठन बने। आप देखना एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न भी पूछ लेते हैं, 2 नंबर का प्रश्न भी आता है इन्हीं संगठनों के बारे में, जिनका मैं विस्तार से आपको समझाने जा रही हूं। ये 5 जो संगठन थे, इनका अपना एक उद्देश्य भी था। जो ये संगठन बने, ये उद्देश्य को लेकर बने। इनका एक अपना एक एम था। वो क्या था कि पहला तो अपना शक्ति प्रदर्शन करना, दूसरा जो अपने साथ जुड़े हुए संगठित देश थे उनको सुरक्षा प्रदान करना, जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं उनको वो सुरक्षा दें। तीसरा क्या था? यूरोपीय क्षेत्र में साम्यवादी जो विचारधारा थी, उसका जो प्रभाव था, उस सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना, ये भी एक संगठन का उद्देश्य था। और एक और इन संगठनों का उद्देश्य रहा कि जहां लोकतंत्र था उन लोकतंत्र की रक्षा करना। अमेरिका में लोकतंत्र था तो अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा भी करना। तो मैं आपको इन संगठनों के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हूं। तो पहला है नाटो। सबसे पहला नाटो है, जिसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई और प्रारंभ में इसके 12 सदस्यीय देश रहे और अब वर्तमान में इसके 29 सदस्य देश इससे सम्मिलित हैं, इसमें इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये तो था नाटो। इसके बाद है सीटो। सीटो दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसकी जो स्थापना हुई सीटो की 1954 में। सीटो की स्थापना 1954 में हुई। दक्षिणी एशियाई संगठन के रूप में इसका उद्देश्य अपने दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में सामूहिक सुरक्षा देना, उससे संबंधित जितने भी देश हैं उनको सामूहिक सुरक्षा देना, और यहाँ भी ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित
उनके प्रभाव को कम करना, अपने उन क्षेत्रों में उसके प्रभाव को रोकना, उसके प्रचार को, उसके प्रसार को, उसके प्रभाव को वाहियों तक सीमित कर देना, रोकना, उनका प्रभाव न जमे। इसके बाद तीसरा आता है सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन। ये कहां बना? मध्य एशिया में। तीसरा जो संगठन था सेंटो, ये मध्य एशियाई संगठन है और इसका उद्देश्य भी मध्य एशिया वाले क्षेत्र में साम्यवादी प्रभाव को, विचारधारा को रोकना, उसके प्रभाव को फैलने न देना इनका उद्देश्य था, और अपने उन सदस्य देशों की सुरक्षा करना, ये इस संगठन का उद्देश्य था। तो ये जो तीन संगठन थे, इसमें नाटो, सेंटो, सीटो, ये तीनों जो थे, ये किस खेमे को अपना समर्थन दे रहे थे? अमेरिकी, जो अमेरिका से जुड़ा हुआ खेमा था, उस अमेरिकी खेमे से ये जुड़े हुए थे, और अमेरिका के संगठन से जुड़े हुए वो सदस्य देश, ये संगठन अमेरिका को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे थे। इसके विपरीत, इन तीनों के विपरीत, किसके? नाटो, सीटो और सेंटो, इन तीनों के विपरीत इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक संगठन और बना, वो था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट क्या था? ये सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी जो गठबंधन संधि रही, उसका प्रमुख एक संगठन था। ये जो सोवियत संघ था, इसके साथ जुड़े हुए वो देश थे जो सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे, और इसकी स्थापना 1955 में हुई, 1955। इसका उद्देश्य क्या था? वो तीन तो किसका समर्थन कर रहे थे? अमेरिका का, अमेरिका के सपोर्ट में थे वो। उन तीनों के प्रतिक्रिया स्वरूप, तीनों को के विपरीत जो अलग से अपना, जिन्होंने संगठन बनाया, अलाइनमेंट बनाया, वो था वार्सा पैक्ट। ये सोवियत संघ को पूर्ण रूप से समर्थन करता था, और इसका मुख्य उद्देश्य नाटो में सम्मिलित जो यूरोपियन देश थे, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, उनका मुकाबला करना था, उनका सोवियत संघ का साथ देना था, उन पश्चिमी यूरोपीय सदस्य देशों के संगठन के विरुद्ध। तो ये तो चार हो गए। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, एक और आता है, एक शब्द और तुम्हें देखने को मिलेगा, वो है अपरोध। ये आपका जो शब्द है, आप सुनेंगे, इसको देखेंगे भी कि जो अवरोध शब्द है, इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? अपरोध। अपरोध शब्द कहता है कि एक समान शक्ति वाले, जब दो देश, दोनों में समान शक्ति भी हो, दोनों में समान एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की क्षमता भी हो, इसके अलावा जब दोनों शक्तियां ये अनुभव करें कि यदि वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगी, तो निश्चय ही उतना ही हानि वो पहुंचाएगा और उतना ही हानि वो पहुंचाएगा। उस स्थिति से दोनों बचने की कोशिश करेंगे, और वो स्थिति कि जब वो दोनों एक दूसरे की इस बात को जानते हुए उसे वही रुक रहे हैं, वही अपने आप को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? ताकि कोई और अनहोनी ना हो और आगे कोई ना बढ़े, क्योंकि उन्हें पता है, वो ये जानते हैं कि उनके द्वारा उठाया हुआ कदम उतनी ही हानि वो पहुंचा सकता है और उतनी ही हानि वो पहुंचा सकता है। तो यही स्थिति कहलाती है अपरोध। ये 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है बेटा, तो आप
अवरोध शब्द को अच्छी प्रकार समझ लें। इसके बाद एक और जो गुट सामने आया, नाम NEM, ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई। प्रारंभ में इसके साथ 25 देश सम्मिलित थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक चरम बिंदु है भारत की राजनीति का, क्योंकि इन तीनों संगठनों के बाद चौथा संगठन जो बना था वो था वार्सा पैक्ट, और इसके बाद पांचवा जो संगठन बना वो बना गुट निरपेक्ष, बिना किसी भेदभाव के, जो किसी के साथ ना वो इधर है ना वो इधर है। इस संगठन से जुड़े हुए देश किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़े, ना इधर और ना उधर, ना वो अमेरिका के साथ और ना वो सोवियत संघ के साथ। इसको एक तीसरी दुनिया के रूप में भी जाना गया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस एक शब्द आया, वो था तीसरी दुनिया। जो तीसरी दुनिया शब्द था वो इसी के साथ गुट निरपेक्ष शब्द से जुड़ा। इसके अंतर्गत जो देश सम्मिलित हुए वो देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज जो आजाद होना शुरू हुए थे, जिन्हें आजादी मिलना प्रारंभ हुआ था। इनमें कौन कौन से थे? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से सम्मिलित जो देश थे वो इसके साथ जुड़े। इस प्रकार वैसे तो जो गुट निरपेक्ष है उसको मैं आपको आगे समझाऊंगी, क्योंकि आज के संदर्भ में गुट निरपेक्षता का बहुत बड़ा स्थान है। गुट निरपेक्ष आप बार बार सुनेंगे भी, आगे भी देखेंगे। गुट निरपेक्ष शब्द आप यहाँ भी पढ़ेंगे, और फिर जब हम दूसरी बुक में उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये शब्द वहाँ भी सुनने को मिलेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या, क्यों, कैसे चला। 6 नंबर का प्रश्न ये आ जाता है गुट निरपेक्ष पे। ये क्वेश्चन ये बनता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो गुट निरपेक्षता है वो आज के समय में प्रासंगिक है, उसका महत्व क्या है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी। तो ये सब एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ केवल इतना ही बताना जरूरी है मुझे कि इन चारों के बाद एक जो संगठन बना वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ संगठन। वो देश जो दोनों महाशक्तियों के साथ नहीं जुड़े, दोनों शक्तियों से अलग रहे वो, और जिनका एक उद्देश्य रहा, क्या था? विश्व में शांति की स्थापना, परमाणु जो शस्त्र थे उनसे बचाव, देश पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाना, पूरे देश में शांति रहे, समृद्धि रहे, इसी बात को लेकर के दूसरों को भी एक संदेश देना। तो इस प्रकार से ये था आपका 5वां आंदोलन। इसके बाद अब देखेंगे कि 3 दुनिया बनी आपके सामने। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और फिर तीसरी दुनिया भी। पहली दुनिया आप किसे कहेंगे? वो दुनिया, पहले नंबर पे हम किसको मानेंगे? पहली दुनिया वो दुनिया रही जिसमें अमेरिका महाशक्ति और उसके खेमे में संगठित और सम्मिलित
देश, वो पहली दुनिया हुई। ठीक से समझे, पहली दुनिया यानी कि वो देश जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे और उसके सदस्य देश जो अमेरिका का समर्थन कर रहे थे, अमेरिका के खेमे में थे, वो कहलाए पहली दुनिया। इसके बाद आती है दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया कौन कौन सी? दूसरी दुनिया में कौन कौन से देश आए? वो संगठित देश जिन्होंने समर्थन किया सोवियत संघ का। तो दूसरे संघ के खेमे में सम्मिलित वो देश, उन देशों का संगठन जो सोवियत संघ की विचारधारा से सहमत थे, जो सोवियत संघ के प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे, वो सब संगठित जो दूसरा खेमा था, वो कहलाया दूसरी दुनिया। इसके बाद जब एक और आया, आप कहेंगे कौन सा? वो थी तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया कौन सी? ये पहली बार हुआ, ये शब्द पहली बार सुनने को मिला, तीसरी दुनिया। दो दुनिया तो हम सबने सुनी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद एक नया नाम सामने आया, वो था तीसरी दुनिया। यानी कि वो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद होना शुरू हुए, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो किसी भी महाशक्ति से हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, वो थे तीसरी दुनिया के खेमे के सदस्य देश। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो संगठन है, इन संगठनों का अपना एक उद्देश्य रहा। ये संगठन किसी एक खेमे को सपोर्ट करते रहे, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य रहा। क्या उसे था? सामूहिक सुरक्षा। यदि हम इन संगठनों पर हम गौर करें, हम ये देखें कि इनका उद्देश्य क्या रहा होगा, हम मेन उद्देश्य पे चले आए, तो इन संगठनों का मेन उद्देश्य था कि जिसके साथ भी ये जुड़े हैं उन्हें सामूहिक सुरक्षा भी दें। सामूहिक सुरक्षा मतलब, एक मैंने आपको भी बताया कि सामूहिक सुरक्षा है क्या। एक क्वेश्चन ये भी तो रहेगा, सामूहिक सुरक्षा था क्या? सामूहिक सुरक्षा कि कोई भी देश किसी पर भी आक्रमण करे। अब इस क्वेश्चन को यहां भी देखें आप, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि सामूहिक सुरक्षा क्या हुई कि एक समूह में जब हम शामिल हो गए, दो महाशक्तियां हैं, उसके अलग अलग खेमे हैं। सपोज अमेरिका है, अमेरिका के साथ जो संगठन के सदस्य जुड़े वो, सोवियत संघ उसके साथ खेमे के साथ सदस्य जो जुड़े वो। उन संगठनों में यदि कोई भी एक महाशक्ति आक्रमण करती है तो उनका फर्ज क्या होगा कि वो ये माने कि उनका आक्रमण उन पर ही हुआ है। मान लीजिए अमेरिका के किसी एक देश पर आक्रमण हुआ जो उसके खेमे में सम्मिलित है, तो बाकी उसके सम्मिलित सदस्य देश वो ये मान लें कि वो आक्रमण उन सब के ऊपर हुआ है, और उनकी जिम्मेदारी क्या हुई कि वो सभी मिलकर आक्रमण करने वाले पर भी हमला करें। उसे, जिस पर आक्रमण हुआ है, उसे पूर्ण सुरक्षा दें, उसके साथ खड़े रहें, उसको पूर्ण रूप से सहयोग करें, उसका पूर्ण रूप से मदद करें। तो वो हुई सामूहिक सुरक्षा। तो इन संगठनों का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो अपने खेमे वाले देशों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करना, इनका मेन उद्देश्य रहा। दूसरा उद्देश्य इनका क्या रहा कि अपनी शक्ति प्रदर्शन भी, कि हम इनके साथ जुड़े हैं तो आप दूसरे को ये दिखाना चाहेंगे कि देखो हम ताकतवर हैं, हम इतनी क्षमता रखते हैं कि हम आपको भी मिटा सकते हैं, हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम मिलकर के किसी का भी सामना करने के लिए सक्षम है।
तो बातें हुई। तीसरी बात क्या हुई कि जो संगठन बने, मान लीजिए यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र के जो संगठन बने, उनका उद्देश्य क्या रहा? मेन उद्देश्य क्या रहा कि वो साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव को कम करें। जितने भी उसके प्रभाव से संगठित देश हैं, उनको वहां से रास्ते से हटाते जाए, उनका प्रभाव एकदम वहां आ ही ना पाए। वो तो जमा ले जड़े अपनी आगे, लेकिन उनके प्रभाव को वहां जमने ना दें। दूसरी ओर सोवियत संघ का भी संगठन रहा, उसका भी यही उद्देश्य रहा। संगठन का तो उद्देश्य यही है, चाहे वो संगठन अमेरिका से जुड़ा है, चाहे वो संगठन सोवियत रूस से जुड़ा हुआ है। तो सोवियत संगठन से जुड़ा हुआ, जो सोवियत रूस के साथ जो जुड़े हुए संगठन सदस्य देश हैं, उनका भी एक उद्देश्य है कि वो अमेरिकी संगठन की विचारधारा को न माने, उनके प्रभाव को वो भी कम करना चाहें। तो संगठनों का एक उद्देश्य समान रहा। तो ये जो संगठन थे, अपने अपने खेमे के देशों को सपोर्ट करना इनका उद्देश्य रहा। अब देखिए, समय के साथ साथ ये जो संगठन है, ये समाप्त भी हुए, हमेशा नहीं बने रहे ये। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि कुछ ऐसे अब गुट हैं जो अब नहीं हैं। केवल नाटो को छोड़ करके, नाटो जो जो तीन मेन संगठन बने, उनमें नाटो जो था उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटो, सैंटो, वारसा, इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब ये नहीं है। ये कब हुए देखो, बताती हूँ मैं। नाटो तो अभी भी है, नाटो जो संगठन है ये अभी भी है। और जो सीटो है, ये 8 सितंबर 1954 को बना। 8 सितंबर 1954 को तो ये बना था, और 30 जून 1977 को 1977 को ये समाप्त हो गया। ठीक है। अब इसके बाद है सेंटो, ये भी चला गया। ये कब बना? 24 फरवरी। सेंटो कब बना? 24 फरवरी 1955 को बना ये, और 1979 को ये समाप्त हो गया। इसके अलावा जो सोवियत संघ के सपोर्ट में जो संगठन बना था, इन तीनों को विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप जो एक संगठन बना, वार्सा पैक्ट, ये बना था 14 मई 1955 को। कब बना ये? 14 मई 1955 को ये बना, और 1 जुलाई 1991 1991 में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये जो संगठन थे ये समाप्त हुए। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो बताया कि कौन कौन से संगठन रहे, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, ये आपको, यही जो संगठन है ये एक मूल हैं, प्रासंगिक हैं। समय समय पर अब हम इनको पढ़ते जाएंगे, गतिशीलता इनसे बनेगी। प्रासंगिकता में जब आएंगे तब ये हमें बार बार पढ़ने को मिलेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हर शीर्षक के केंद्र बिंदु पर जाकर मैं आपको हर चीज छोटे से छोटी समझा सकूं, ताकि आगे जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उनसे आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, आप इसे बहुत अच्छे से समझें। मुझे आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, आज का शीर्षक आपको समझ आ गया होगा, और इसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको दिए हैं। आपको जो नोट्स मैं अवेलेबल करा रही हूँ, उन नोट्स में से ही जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, आप स्वयं करेंगे उन्हें। यदि आपको कोई दिक्कत है तब आप मुझे बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।